हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मासिस्ट तैयब। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फार्म डी का जो कैरियर क्या है, कौन कौन सी जो है इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी आगे फील्ड्स कौन कौन सी हैं, आप कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, उसकी सैलरी क्या होगी। तो आज की जो वीडियो है वो दोनों के लिए है, जो एफएससी स्टूडेंट कर चुका है और उसके अच्छे नंबर आ चुके हैं, वो क्यों चूज करना चाहिए उसे फार्म डी की तरफ, वो क्यों आएगा, कब आएगा। और अगर जो कर चुके हैं फार्म डी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर चुके हैं, तो अब इनके बारे में आगे क्या स्कोप है इनका, इनको कैसे इन्होंने जो है ना वो नौकरियां कैसे मिलेंगी, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो दोनों के बारे में है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्म डी के बारे में इंट्रो करते हैं ज़रा। फार्म डी का मतलब ये है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, कि ये डॉक्टरेट की डिग्री है, यानी पीएचडी वाला डॉक्टरेट नहीं, लेकिन ये एचईसी की तरफ से डॉक्टरेट डिग्री है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप फार्म डी आपका पूरा होगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो आप अपने नाम के साथ डॉक्टर ऑफिशियली लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा चार्म इस फील्ड का यही है कि अगर आप एफएससी स्टूडेंट हैं और आपने एमकेट दिया है, वहाँ पे आपका जो है वो एक या दो दफ़ा आपने दिया लेकिन वो आप सिलेक्ट नहीं हो सके, तो मेडिकल साइंस के अंदर तीसरी बड़ी जो मेडिकल फील्ड है, पहले एमबीबीएस है, जाहिर बात उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसके बाद बीडीएस है, दोनों के लिए एमडी कैट चाहिए। उसके बाद तीसरी फील्ड जो आती है वो फार्म डी आती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की आती है। इसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि कोई जो है ना एमडी कैट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम शेड्यूल बोर्ड अपनी पॉलिसी के हिसाब से लिए हैं, तो इसलिए अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एंट्री टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन वो एंट्री टेस्ट बड़ी इजी हैं। उसके अंदर सिंपल 20% इंग्लिश है, कुछ इस्लामियत का पोर्शन है, कुछ मुतालिया पाकिस्तान का है, कुछ जनरल नॉलेज का है। तो बिल्कुल जैसे एफएससी लेवल के बेस का एंट्री टेस्ट है, वो एमडी कैट की निस्बत बहुत ईजी है। यानी अगर एमडी कैट को आप 100 नंबर दें डिफ़िकल्टी में, तो जो फार्म डी के लिए एंट्री टेस्ट लिया जा रहा है, हर यूनिवर्सिटी अपना ले रही है, हर अदारा अपना ले रहा है, तो उसके अंदर आप इसे सिर्फ 5 या 10 नंबर देंगे डिफ़िकल्टी के एज़ कम्पेयर टू एमडी कैट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एमडी कैट नहीं चाहिए। अगर एंट्री टेस्ट देना भी है, अगर आप जहाँ दाखिला लेना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ही ईजी होगा। क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बता दिया कि एफएससी आपकी जो है ना वो उसमें 60% नंबर होने चाहिए। एचईसी की रिकमेंडेशन ये है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इसमें मुख्तलिफ जो है पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और मुख्तलिफ जो है प्रोविंसेस उनकी बात करें, तो मेरिट बहुत हाई हो चुका है। और 60% के लिए एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन 60% को किसी भी यूनिवर्सिटी या अदारे के अंदर जो है ना फिलहाल दाखिले बड़े ना होने के बराबर हैं। तो आपके 85%, 90%, 95% जितने आप ऊपर जाते जाएंगे, उसी तरह आपका गवर्नमेंट जो है वो अदारा होगा, उसमें दाखिला आसान होगा। और फिर अगर आपके थोड़े से नंबर कम हो जाते हैं, 85 की तरफ आप आ जाते हैं, 80% की तरफ आ जाते हैं, फिर आप प्राइवेट जो हैं अदारे उनमें दाखिला ले सकते हैं। तो फील्ड बहुत ही पुरानी है। हिस्ट्री की आप बात कर लेते हैं। 2003 से पहले जो है ना वो 4 साल का जो है ना वो एक तरह डिप्लोमा टाइप डिग्री थी, अब नहीं, पहले 2003 से पहले थी। 2003 से पहले क्या किया जाता था कि सिर्फ इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाता था, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो इंडस्ट्री में जाए, वर्क करे और मेडिसिन बना सके, वो 4 साल का कोर्स जो है वो उसे बैचलर ऑफ फार्मेसी के नाम से या बी फॉर्म के नाम से अब याद किया जाता है। लेकिन 2003 के बाद एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन जो पाकिस्तान का है, और इसकी जो अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो फार्मेसी को देख रही है, फार्म डी को देख रही है, या पूरा जो फार्मासिस्ट का सेटअप है इनको देख रही है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो एचईसी और फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर 2003 के अंदर इस कोर्स को जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है उसे अपग्रेड कर दिया, 5 साल का कर दिया है। जिससे क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, ये डॉक्टरेट की डिग्री बन गया, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। दूसरा फायदा ये किया कि आपको इंडस्ट्री से उठा के पूरी मार्केट में आपको जो है ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होगी। 2003 से पहले जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर आपको जॉब्स मिलती थी, लेकिन 2003 के बाद जो फार्म डी लॉन्च किया प्रोग्राम, उसके जरिए आपको मार्केटिंग में जॉब्स मिल रही हैं, उसके अलावा आपको क्लिनिकल में जॉब मिल रही हैं। वो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप कौन सी 8, 9, 10 जो है वो जॉब्स हैं आप इजीली कर सकते हैं।
तो हुआ क्या है कि 2003 के बाद इन्होंने काम शुरू किया और 2004 तक इन्होंने अपना जो है वो सारा HEC और फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान दोनों ने एक कोर्स शेड्यूल दे लिया कि ये बुक्स पढ़ानी है, ये सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, इसका ये कंटेंट हमने पढ़ाना है और इस तरह हमने इसको तैयार करना है। तो 2006 के अंदर वो पहला बैच जो है फॉर्म डी का जो है वो निकल के हमारे पास सामने आया। अब इसमें पढ़ाया क्या जाता है, 5 मेजर सब्जेक्ट हैं। फार्माकोलॉजी है, दूसरा हमारे पास फार्मेसी प्रैक्टिस है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, और इसके अलावा हमारे पास है जी फार्मेसी प्रैक्टिस है, कोग्नोसी पढ़ाई जाती है। माइनर सब्जेक्ट के तौर पर अगर देखा जाए तो मार्केटिंग भी आपको माइनर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जा रही है, एनाटॉमी पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा मैथ और स्टैट का है, जो जिन लोगों ने आगे रिसर्च में जाना है तो उनके लिए भी मैथ और स्टैट पढ़ाई जा रही है। इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान जो कि HEC के हर जो 5 ईयर प्रोग्राम है उसके लिए जो फाइनल यानी सब्जेक्ट हैं वो तो यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे आपको माइनर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाए जा रहे हैं। अब इंट्रो की भी बात हो गई, हिस्ट्री की बात हो गई, सब्जेक्ट की भी हमने बात कर ली। अब कौन कौन से अदारे हैं, उसकी क्या क्या फीसें हैं, एक तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सारा दे दूंगा, दूसरा ये है कि इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और रिक्वेस्ट यही है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे जो रेड बटन नज़र आ रहा है इसे प्रेस कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो हो। अब ये नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है इस चैनल पर काउंसलिंग के हवाले से कि आपको कौन सा जो है वो यानी कि फार्मेसी में अगर आपने आना है तो क्यों आना है, अगर नहीं आना तो क्यों नहीं आना। इसके अलावा बाकी जो भी फील्ड है बायो के रिलेटेड वो आपको सारी की सारी उसका कैरियर काउंसलिंग यहाँ पे की जाएगी। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बाद हम बात करते हैं जी कि जब आप 5 ईयर प्रोग्राम आपने पढ़ लिया, आप फार्मासिस्ट आप बन गए और रजिस्टर्ड होने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए, तो इसके बाद कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पे आप जाके जॉब कर सकते हैं। क्योंकि आप हो सकता है आप इस वक्त FSC के लेवल पे हैं और आपको ये फैसला करना है कि आपको ये फील्ड ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, तो आपको जॉब्स के बारे में पता होना चाहिए। और नंबर 2, अगर आप फॉर्म डी कर चुके हैं तब भी आपको बस जॉब्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, उसकी कितनी सैलरी होगी, उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके जो है वो डिसएडवांटेज क्या हैं। हम सिर्फ एडवांटेजेस की बात ही नहीं करेंगे, हम इसके डीमेरिट की बात भी करेंगे कि हर नौकरी के ये फायदे हैं और ये नुकसान भी हैं। इस तरह का जो है ना बंदे का टेम्परामेंट हो तो वो इस फील्ड में आए। अगर इस तरह का जो है वो इस पर्सनैलिटी में खसूसियात हैं तो वो कौन सी फील्ड चूज करें। तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो हमारे पास सबसे पहली फील्ड आती है जी इंडस्ट्री फार्मासिस्ट की। इंडस्ट्री जो है फार्मा के अंदर पहले 2-3 साल के अंदर नंबर 1 नुकसान गिनाते हैं। पहले आपको 9 से 5 वर्क करना है और ये 9 से 5 ही है, यानी कि आपको 2 या 3 बजे आपको जो है वो मिड में आपको नमाज के लिए टाइम दिया जाएगा या खाने पीने के लिए टाइम दिया जाएगा। लेकिन ये है कि जैसे ही आप इंडस्ट्री के अंदर 9 बजे इंटर होते हैं और ब्रेक के टाइम आप बाहर निकलेंगे या 5 बजे के बाद आप बाहर निकलेंगे, टफ जॉब है। कोई मोबाइल आप वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने वर्किंग एरिया के दौरान, वर्किंग आवर्स के दौरान। आपको बस दौड़ भाग का काम है कि आप कभी जो है कैप्सूल के किसी सेक्शन में जा रहे हैं, ग्रेनुलेशन में जा रहे हैं, कभी टिचुरेशन वाले में जा रहे हैं, कभी ग्राइंडिंग में जा रहे हैं, कभी कंप्रेशन में जा रहे हैं, तो कभी बेल्ट पे जा रहे हैं, कभी आप जो है उसकी फाइनल जो है वो डब्बी चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई प्राइस सही लिखी हुई है, क्या वाकई वही इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये तो हो गया इसके नुकसान। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि बाकी सारी फील्ड के निस्बत जो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर आफ्टर 2 ईयर एक्सपीरियंस आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आपको जो है बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। यानी कि 2 से 3 साल अगर आप काम करेंगे तो इसमें डिपार्टमेंट जैसे हमारे पास प्रोडक्शन होता है, QA होता है, QC होता है। प्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको सारा वो ग्रेनुलेशन सारा कुछ बता दिया। QA के अंदर डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ भी फार्मासिस्ट चाहिए। QC के अंदर टेस्ट करना है, वहाँ भी फार्मासिस्ट चाहिए। तो इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली फार्मासिस्ट यानी कि हर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा केमिस्ट नहीं है, पहले किसी दौर में केमिस्ट हुआ करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फार्मास्यूटिकल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो केमिस्ट से फार्मासिस्ट की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही हैं। और इसमें हमारे बहुत जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा किरदार है कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ इंडस्ट्री को मजबूर कर रही है कि आप इस पोस्ट पे भी फार्मेसी रखेंगे, इस पोस्ट पे फार्मेसी रखेंगे, इस पोस्ट पे फार्मेसी रखेंगे, इस पोस्ट पे फार्मेसी रखेंगे।
तो अपॉर्चुनिटीज हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हमें फराहम कर रही है। फायदा बताने जा रहा था मैं आपको कि फायदा इसमें ये है कि 3 से 4 साल के जब आपका प्रोडक्शन में फॉर लेट्स सपोज आपका एक्सपीरियंस है तो आप प्रोडक्शन मैनेजर लग जाते हैं, और प्रोडक्शन मैनेजर की अच्छी खासी तनख्वाह होती है। 1.5 से 2 लाख तक जो है वो 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। 1.5 से 2 लाख उसकी तनख्वाह है। गाड़ी आपको दी हुई होगी, आपको जो है हाउस दिया होगा राइश के लिए, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। लेकिन ये है कि आपके जहन में सवाल आ रहा होगा तो ये तो 3-4 साल के बाद है, तो इससे पहले क्या है? इससे पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इससे पहले सैलरी ज़रा कम होती है, यानी कि 35,000 से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ आपका लाइसेंस इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप विदाउट लाइसेंस स्टार्टिंग में काम करते हैं। लेकिन जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो फिर आपका लाइसेंस भी यहीं इस्तेमाल हो रहा होगा, तो आप फुल टाइम यानी कि यहाँ पे आप वर्क भी कर रहे होंगे, और आपकी बुनियाद पे अगर आप क्यूए में है तो सारी डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी आप पे है। कल कोई जो है ड्रग रिकॉल होती है तो आपको पूछा जाएगा जी आपकी फलां ड्रग रिकॉल हुई, उसका पूरा डाटा दे, तो आप क्यूए डिपार्टमेंट जो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट उसका सारा डॉक्यूमेंट देगा। कोई ड्रग हमारी फंस जाती है मार्केट में, हमने लॉन्च की, उसका कोई ना कोई जो है ना लेट्स सपोज में आ गया जी कि इसके अंदर 100 मिलीग्राम हमने पैरासीटामोल डाली थी तो वो 100 मिलीग्राम नहीं निकली, यानी जब फील्ड के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर ने उसका सैंपल करवाया तो वो नहीं निकली, तो कौन जिम्मेदार है? क्यूसी वाला जिम्मेदार है। क्यूसी जो अपनी सारी टेस्टिंग उसमें रखेगा कि इस बैच की हमने ये टेस्टिंग की है पहले से। तो ये तो हो गया इंडस्ट्री के हवाले से। अब दूसरी फील्ड की तरफ चलते हैं। इंडस्ट्री फार्मासिस्ट के बाद हमारे पास आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया कि 2003-4 के अंदर जब इन्होंने सिलेबस मॉडिफाई किया तो इन्होंने किया क्या कि सूटिक्स भी रखा, मेंटेन किया सब्जेक्ट, उसके अलावा क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस को अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि फार्मासिस्ट जो है वो इंडस्ट्री से निकल के हॉस्पिटल की तरफ आ सकें, वो मेडिसिन की प्रोडक्शन से निकल के मेडिसिन की यूज तक आ सकें। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे ये नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त जॉब नहीं है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बहुत सारी जॉब हैं। जो मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा जो हमारे इस प्राइवेट सेटअप के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो भी नाम है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, उन सब के अंदर जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट मौजूद होता है। अगर आपकी कोई भी उसका काम क्या होता है, उसे हर मेडिसिन जो वहाँ इस्तेमाल हो रही है हॉस्पिटल के अंदर उसके A to Z, उसका ड्रग इंट्रैक्शन, उसका यूज, उसकी डोज, उसकी टाइप के टैबलेट देनी है, सस्पेंशन देना है, सोल्यूशन देना है, एलिक्सर देना है, क्या नहीं देना, तो वो सारा उसके अंदर जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी को पता होता है। तो हॉस्पिटल के अंदर इसका बहुत अहम किरदार है। और ये भी बैचलर ऑफ फार्मेसी से जब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स 2006 के अंदर जो फाइनलाइज किया गया उसके बाद हमारा ये रोल स्टार्ट हुआ। तो मैंने आपको बता चुका मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर सारे फार्मेसी मौजूद हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इसके अलावा प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर मौजूद हैं। और इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं, जो इसे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है वो इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि गवर्नमेंट के अंदर सेटअप के अंदर भी जो है फार्मासिस्ट पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनको परचेसिंग ऑफ ड्रग से दूसरी तरफ लाया जाए, क्लिनिकल रोल की तरफ लाया जाए कि क्लिनिकल रोल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अभी बहुत इब्तदाई लेवल पे मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो इसका रोल भी और ज़्यादा होता जाएगा। इसकी सैलरी बड़ी अट्रैक्टिव होती है, इसका लाइसेंस वहीं आप इस्तेमाल हो रहा होता है, तो अच्छी खासी सैलरी स्टार्टिंग जो है वो आप कह सकते हैं कि 50,000 स्टार्टिंग प्राइवेट सेटअप में है। गवर्नमेंट में इससे थोड़ा एक सहूलतें ऐड कर लेंगे, गाड़ी मिल जाएगी आपको, ये वो गवर्नमेंट की तरफ भी हम आते हैं आगे। तीसरे नंबर पे चलें। जैसे मैंने आपको कहा कि आप फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स करने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आपको रजिस्टर्ड करेगी। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के 2 रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर्ड ए है, एक रजिस्टर्ड बी है। ए के अंदर फार्मासिस्ट को रजिस्टर करते हैं, बी के अंदर जो टेक्नीशियन है उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। टेक्नीशियन के हवाले से मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो किस तरह मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, उसका कानून क्या है। लेकिन अभी हम फार्म डी की बात कर रहे हैं। तो फार्म डी को जो रजिस्टर्ड किया जाता है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, वो रजिस्टर्ड ए में किया जाता है और इन्हें फार्मासिस्ट या रजिस्टर्ड RPH रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहा जाता है। और ये डॉक्टर अपने नाम के साथ HEC के कानून के मुताबिक लगा सकते हैं। तो जैसे ही इसे रजिस्टर्ड ए में रजिस्टर कर दिया जाता है, ये एजुकेशन कंप्लीट होने के कुछ 6, 7, 8 मंथ के बाद या 1 साल भी बाद दफा प्रोसेसिंग में लग जाता है, यानी आप फील्ड में आ जाते हैं, वर्क कर रहे होते हैं और साल के अंदर आपका जो है लाइसेंस या कैटेगरी हम इसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर के कैटेगरी ए आपकी इशू हो जाती है। उस कैटेगरी का जो है वो आगे जो फील्ड बताने जा रहा हूँ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, तो वहाँ पे जो है आपकी कैटेगरी इस्तेमाल होगी।
तो वो कैटेगरी उस पर आप फार्मेसी बना सकते हैं। अब फार्मेसी के अंदर ये रोल नहीं है कि आपने जी दवाइयाँ उठानी है उसके पत्ते काट के दे देने हैं, ऐसा बिल्कुल रोल नहीं है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल है। अपनी जो वहाँ पे इलाके हैं उसको उसने रेगुलेट करना होता है। किस तरह रेगुलेट करना होता है कि वो मुख्तलिफ सेमिनार्स करवाता है, जैसे ट्यूबर के बारे में, कैंसर के बारे में, डिफरेंट हेपेटाइटिस के बारे में, जो भी वबाई जो है वबा की शक्ल इख्तियार करने वाली डिजीज हैं उनको उसके मौसम आने से पहले अपनी कम्युनिटी, अपने इलाके के अंदर वो सेमिनार्स करवाता है, जिससे वो अपने लोगों को उन बीमारियों से दूर रहने में मदद देता है। नंबर 2, फार्मेसी के ऊपर जब आप खड़े होंगे तो साथ में आपके वर्कर्स खड़े हैं, वो मेडिसिन वगैरह निकाल के दे रहे हैं, लेकिन अगर पेशेंट ने कोई डिस्कस करना है तो वो आपके साथ डिस्कस करेगा। वो कहेगा जी आपका फार्मासिस्ट कहाँ पे है, उसके साथ मैंने ये डिस्कस करना है कि ये जो टैबलेट है या सिरप है, सस्पेंशन है, इंजेक्शन है, ये वजाइनल टैबलेट है, इसे कैसे लेना है, ये इमीडिएट रिलीज टैबलेट है, ये टैबलेट है, ये मुझे बताएं इसे कैसे इस्तेमाल करना है, पानी के साथ इस्तेमाल करना है, दूध के साथ इस्तेमाल करना है, ये सिरप कितना मुझे लेना है। आप प्रेस्क्रिप्शन जो है वो रीड करके उसे बताएंगे। फिर अपना जो सेल्फ नॉलेज आपके पास एज ए फार्मासिस्ट है उसके हवाले से आप उसे बताएंगे, गाइड करेंगे कि भाई ये फलां तरह की टैबलेट है, फलां तरह का सिरप है, इतनी आपने डोज लेनी है, इतने टाइम में लेनी है, और इसके साथ ये एहतियातें करनी है, यानी कि कौन कौन सी फूड नहीं खानी जिससे उसका फूड इंट्रैक्शन होगा, कौन कौन सी फूड आपने खानी है, कौन कौन सी जो है वो आपने प्रिकॉशंस करनी है। तो तीसरी पहले आप मैंने बताया इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, दूसरी बताई आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और तीसरी कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इसकी भी अच्छी खासी जो है वो सैलरी है, 50K ही आप लगा लें, इससे ज़्यादा ही है, इससे कम नहीं है। लेकिन ये आपके तजर्बे पर डिपेंड करता है। जब ब्रांच मैनेजर लगेंगे आप ऊपर से ऊपर चलते 3-4 साल के अंदर जो है वो आप 80-90 तक भी जा सकते हैं, K तक। चौथी जो फील्ड है वो टीचिंग की फील्ड है। जैसे ही आप फॉर्म डी करके निकलेंगे, लाइसेंस आपकी बनने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप जो है वो जो मैंने कहा ना बी कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं, 2 साल का डिप्लोमा किया होता है, उनको पढ़ाने के लिए भी तो टीचर चाहिए। वो कौन होते हैं? वो फार्मासिस्ट होते हैं, यानी फ्रेशली ग्रेजुएट जो फार्मासिस्ट हैं वो बी कैटेगरी वालों को एज ए टीचर, प्रोफेसर या लेक्चरर पढ़ा रहे होते हैं। तो टीचिंग की जिसको शौक है वो इस तरफ आ सकता है इस फील्ड करने के बाद। इसके अलावा आप स्कूल में भी जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कॉलेजेस में आप लेक्चर ले सकते हैं, बायो का आप पढ़ा सकते हैं, आप केमिस्ट्री बड़ी अच्छी पढ़ा सकते हैं। बायो और केमिस्ट्री का आप जो है ना वो गवर्नमेंट सेटअप में कॉलेजेस के यानी कि 11th और 12th क्लास को पढ़ाने के लिए भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन टीचिंग में दूसरा शोबा जो है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं, फॉर्म डी के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर HEC की एक कंडीशन है कि आप पहले एमफिल करें। एमफिल करने के बाद जो है वो आप एज लेक्चरर स्टार्ट होंगे, और फिर आप PhD कर लें अपनी। कोई 50 एक रिसर्च का होता है आप, तो 50 एक आर्टिकल छापने के बाद आप प्रोफेसर की जो है वो जॉब कर सकते हैं। प्रोफेसर की बड़ी अच्छी पे होती है, 2-2 लाख 3-3 लाख तक जो है वो ले रहे हैं। लेक्चरर की बात करें तो 70K 80K। अगर वहाँ पे इवनिंग सेशन स्टार्ट है उसी इंस्टीट्यूट के अंदर, गवर्नमेंट अदारे के अंदर, मॉर्निंग भी है इवनिंग भी है, तो आपको डबल पे मिलेगी। चाहे आप लेक्चरर है, प्रोफेसर है, कुछ भी है, तो आपको डबल पे की जाएगी। तो अगर 70 सुबह ले रहे हैं, 70 शाम ले रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी पे है। लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एमफिल बहुत ही जरूरी है। बेसिक लेवल पे आप जाएंगे, लेक्चरर लगेंगे, लेकिन आप अगर PhD कर लेते हैं और यानी कि फार्म डी 5 साल का कोर्स होगा, उसके बाद एमफिल 2 साल का, फिर PhD 3 साल की, और उसके बाद फिर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, फिर तजर्बे के साथ जैसे आप 10-12 साल का आपका तजर्बा होगा, आप प्रोफेसर लग सकते हैं। जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रेड जो है वो 21 ग्रेड पे आप जो है वो अपॉइंट होंगे, तो उसके हिसाब आप सैलरी का जो है वो एस्टिमेट लगा सकते हैं। हम लेक्चरर से लेकर लेक्चरर 70 से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रोफेसर तक जाते जाते 2 लाख भी क्रॉस कर जाता है, 2+ भी है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फील्ड की बात करें तो नेक्स्ट फील्ड के अंदर एक रिसर्च फील्ड आती है। रिसर्च फील्ड अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत सी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने रिसर्च एसोसिएट रखती हैं। वो आप बिल्कुल फार्म डी के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, एमफिल के बाद भी कर सकते हैं, PhD के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा ऐसा जो कहता है कि जी मैंने तो वर्ल्ड टूर पे जाना है, मैंने पूरी दुनिया घूमनी है, तो उसके लिए मैं सजेशन यही दूंगा कि भैया आप स्कूल से रिसर्च के अंदर आ जाएं। रिसर्च के अंदर इस वक्त भी पाकिस्तान में जॉब्स ऑफर हो रही हैं, जो कराची के अंदर इंडस्ट्रीज हैं वो रिसर्च एसोसिएट रख रही हैं।
तो आप रिसर्च के अंदर आ जाए, आपको फिर पूरी दुनिया घूमने को मिलेगी। यानी एक तो आप अपनी रिसर्च करेंगे, साथ में वो डिफरेंट कंट्रीज का आपको विजिट करवाया जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें जी मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग फील्ड के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि 2003-4 के अंदर जब सिलेबस मॉडिफाई किया गया, ना सिर्फ फार्मासिस्ट को इंडस्ट्री से उठा के हॉस्पिटल में लाया गया, बल्कि साथ में मार्केटिंग में भी सब्जेक्ट ऐड करके, मार्केटिंग की स्किल उसमें प्रोड्यूस करके, उसके कंटेंट ऑफ कोर्स के अंदर ऐड करके इसे मार्केटिंग की तरफ भी लाया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इसकी 100% इसको जो है फील्ड के अपने तजर्बे के हिसाब से जो है वो आपको बता रहा हूँ कि आपने ये हरगिज नहीं सोचना कि मार्केटिंग के अंदर जो बीए वाला है और आप फार्म डी वाले हैं वो आपसे आगे निकल जाएगा। वो कहीं भी आपसे आगे नहीं जाएगा। बीबीए वाला आपसे आगे निकल जाएगा। एमबीए वाला वो आपकी फील्ड में आ तो सकता है, लेकिन वो सारी जिंदगी के लिए मेडिकल रैप ही रहेगा, इससे आगे नहीं जा सकता वो, चाहे जो मर्जी कर ले। लेकिन अगर फार्म डी मार्केटिंग में आता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ा हुआ जो है पर्सन, फार्मासिस्ट जो है वो अगर मार्केटिंग में आता है, हाँ उसे स्टार्ट तो मारना है, मेडिकल रैप से करना है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस बड़ी स्ट्रांग होती है। आप जनाब अली पहले एरिया सेल मैनेजर और फिर जोनल मैनेजर और फिर बहुत ऊपर यानी कि आप जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास दो स्किल्स है, एक तो मार्केटिंग की स्किल है पढ़ने के हिसाब से, और दूसरा जो है कि इनबिल्ट भी इंसान के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस हिसाब से आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होगी। और दूसरा ये है कि आपका एजुकेशन ने फार्म डी ने भी बढ़ा दिया। और तीसरा ये है कि आपके पास मेडिसिन का नॉलेज है। बीए के पास मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, एमबीए के पास मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, बीबीए वाले के पास मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, तो वो आपसे कभी भी आगे नहीं जा सकता। अगर आप स्ट्रगल करें और कोशिश करें आगे आने की, तो आप जो है ना मार्केटिंग के अंदर भी अच्छी खासी सेल है। मार्केटिंग की तो स्टार्टिंग बड़ी अच्छी खासी अट्रैक्टिव सैलरी होती है, 70 आपको ऑफर किया जा रहा होता है, जिसके अंदर आप 1-2 शहरों के अंदर आपने विजिट करना होता है। उसके सारे एक्सपेंसेस उनके होते हैं, उनका खाना पीना आपका कंपनी की तरफ से, आपका उठना बैठना सारा कंपनी की तरफ से, आपको फोन दिया जा रहा है, उसके अंदर सारा रिचार्ज आपको। तो मार्केटिंग के अंदर ये सारे फायदे हैं, लेकिन एक ही नुकसान है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो ये है कि उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कहता है जी मैंने ट्रैवलिंग नहीं करनी, तो वो खुदारा मार्केटिंग में ना आए। हाँ, ऐसा बंदा जो कहता है कि आई लव ट्रैवलिंग, तो वो मार्केटिंग में जरूर आए। बहुत पैसा है, स्टार्टिंग में पैसा है, और फिर मिड में भी पैसा, और फ्यूचर के जो है ना इस प्रोफेशन के लास्ट तक पैसा है। यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री फार्मासिस्ट जो स्टार्ट करता है वो सिर्फ 35K ले रहा है, और आप एज ए मार्केटिंग फार्मासिस्ट जो है वो अगर स्टार्ट करें तो 70K आप जो है वो सारा मार्कअप डाल के, सारा मैं आपको डाल के बता रहा हूँ कि आपको विजिट के पैसे मिलने हैं, आपको पर डे के पैसे मिलने हैं, पर आवर के पैसे मिलने हैं, तो वो सारा कुछ डाल के आपकी सेल के पैसे मिलने हैं कि आपने इतने ज्यादा टारगेट अचीव किया, उस पर बोनस मिलना है 20%, 30%, तो आपको स्टार्टिंग जो है वो 70K आपकी तनख्वाह है। तो अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब जोनल मैनेजर और उससे आगे आप चलते चले जाएंगे, ऊपर से ऊपर हायरार्की में चलते चले जाएंगे, तो आपकी जो है मार्केटिंग के अंदर जो है मजे हैं। पहले आपको जो है बाइक दी जाएगी, फिर आपको मेरान दी जाएगी, फिर आपको जो है वो क्या कहते हैं, जब जोनल मैनेजर और मैनेजर आगे आप प्रोविंस मैनेजर पे जाएंगे, तो सूबे लेवल पे जाएंगे, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी है जो मल्टीनेशनल है, ये लोकल है, वो आपको कोरोला गाड़ी आपको साथ में ऑफर करेंगे, और बड़ा ही मजेदार है। बस एक ही मैंने आपको बताया कि इसका साइड इफेक्ट वो है ट्रैवलिंग। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते तो खुदा इस फील्ड में ना जाइएगा, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं तो बेस्ट फील्ड है ये आप फार्मासिस्ट के लिए भी। तो नेक्स्ट और लास्ट जो चलते हैं वो है जी अब्रॉड। क्या डॉक्टर और फार्मेसी किया हुआ जो एक शख्स है, फार्मासिस्ट जिसे हम कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं, वो बाहर जा सकता है? जी हाँ, बाहर जा सकता है। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, तो इन कंट्री से अगर जो यूके, यूएसए जो है दूसरी कंट्रीज की तरफ अगर वो मूव करता है, डिटेल वीडियोस हर कंट्री की मैं अलग से बनाऊंगा, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है आपको, कैसे आपने जाना है, कैसे आपने कंपनीज एजेंसीज के साथ रब्ता करना है। लेकिन एक छोटी सी बात आपको यहाँ बता दूं अब्रॉड के हवाले से, कि अगर आप अपने जो है सिटी अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ डॉलर कमाने हैं, और पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ या बांग्लादेशी रुपीज़ आपने अपने कंट्री में आके खर्च करने हैं, तो आप बड़ी जल्दी अमीर हो सकते हैं अब्रॉड जाने से। आप ऐसे करें 5-10 साल बाहर लगाएं, फिर वापस अपनी कंट्री में आ जाएं आप,
तो कंप्लीट डिटेल तो मैं अलग से दूंगा आपको। ये तो वो यानी कि फील्ड थी जो मैंने आपको बताया कि आप इंडस्ट्री फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, टीचिंग के अंदर जा सकते हैं, रिसर्च के अंदर, मार्केटिंग के अंदर जा सकते हैं, अब्रोड के अंदर जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो एफएससी स्टूडेंट के जेहन में पैदा हो रहा होगा कि सर आप हमें ये तो बताएं कि आपने फील्ड के सारे जो है ना वो फायदे और नुकसान तो गिना दिए, लेकिन आप हमें ये तो बताएं कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है। सबसे बड़ी बात ये होती है कैरियर काउंसलिंग के अंदर कि हमें जो है वो नौकरियां कितनी को मिल रही हैं। तो एक एवरेज सर्वे में आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। सर्वे के अंदर ये है कि हर साल तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 2500 फार्मासिस्ट जो है नए बन रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो 800 से ज्यादा रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं। इन 800 में से 30 से ज्यादा इंडस्ट्रीज मल्टीनेशनल हैं। मल्टीनेशनल जो है वो उसमें जॉब आप इस तरह समझिए जैसे गवर्नमेंट कोई किसी भी तरह की जॉब होती है तो उसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप बात करें इंडस्ट्री के कितने परसेंट वहां पे फार्मासिस्ट हर साल हायर होते, इसमें 55% जो फार्मासिस्ट हैं अभी भी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। क्योंकि आपको बताया ना कि 2-3 साल की स्ट्रगल के बाद आपकी मौजे हैं, आपने कोई काम नहीं करना, लेकिन आपकी लाइसेंस भी वहां पे इस्तेमाल होगा और अट्रैक्टिव सैलरीज हैं, गाड़ी है, आपको हर चीज मिलेगी वहां पे। 15% जो है वो गवर्नमेंट अदारे जो बनने वाले फार्मासिस्ट हैं उनको रिटेन कर लेती है। कैसे रिटेन करती है उसके अलावा मैं आपको अलग से गाइड करूंगा कि पीपीएससी प्रोविंस का जो हो रहा है, फेडरल का हो रहा है एफपीएससी, तो इसको कैसे इसकी जो आपने प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपने उसको तैयारी करनी है। तो गवर्नमेंट जो ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे आपको लगाया जाता है 17वें स्केल में, आपको पता ही है 17 स्केल की क्या क्या मर्रात आप गूगल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इसके साथ साथ आपको पहले तो ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आपको लगाया जा रहा है, और जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी रनिंग में है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी उसकी जॉब्स आ रही है गवर्नमेंट लेवल पे जाके। और इसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर फोरेंसिक के डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की बहुत सारी जॉब्स हैं कि फोरेंसिक इंस्पेक्टर आपको लगाया जाता है। इसके अलावा हर साल इसके अलग से इम्तिहान होता है। एनटीएस जो है सर्विस है, टेस्टिंग नेशनल टेस्टिंग सर्विस, ये फोरेंसिक के डिपार्टमेंट को देख रही है। तो अब इसका यहाँ पेपर दे के आप फोरेंसिक में जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब है ये भी 70 स्केल की सारी और 15% जो फार्मासिस्ट हर साल बन रहे हैं उसमें से 15% जो है वो सेल और रिटेल और मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। 10% जो है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की तरफ आ रहे हैं, और बाकी जो बचते हैं वो प्राइवेट सेटअप की तरफ जाते हैं। वो हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, वो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना कि रिटेल पे फार्मेसी, और इसके अलावा फार्मेसी के अलावा एक और बात भी है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन पे जॉब कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्टिंग बड़ा अट्रैक्टिव है। आपने कोई काम नहीं करना सारा दिन, सिर्फ कोई काम इसलिए नहीं करना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा सेटअप होता है। यहाँ पे डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड को देख रहे होते हैं। आपका लाइसेंस इस्तेमाल हो रहा है, आपसे सिर्फ जो मेडिसिन के रिलेटेड है वो क्वेश्चन होगा। अगर इंस्पेक्शन होती है तो आपको मेडिसिन के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होगा। और ड्यूरिंग जो है वर्किंग आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज का ध्यान रखना है। आपने वहाँ टेम्परेचर शीटें मेंटेन करनी है, ह्यूमिडिटी शीटें मेंटेन करनी है, ना सिर्फ शीटें मेंटेन करनी है बल्कि उस कंडीशन को भी मेंटेन करना है। यानी कि ये नहीं कि फर्जी शीटें बनाते जाए, बल्कि अगर वहाँ एसी नहीं है तो एसी इंस्टॉल करवाने हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं है तो उसको आपने कंट्रोल करवाना है, पेस्ट कंट्रोल करना है आपकी जिम्मेदारी है, इंसेक्टिसाइड कंट्रोल करना वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे फार्मेसी पे भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन पे भी वर्क कर सकते हैं। अट्रैक्टिव सैलरी 60 के तो स्टार्टिंग है, इसके बाद आगे चलते जैसे आपका जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता चला जाएगा तो आपको और ज़्यादा जो है इसमें पे मिलती चली जाएगी। अब लास्ट में बात करते हैं जी कोई प्रॉब्लम, ओवरऑल कोई प्रॉब्लम है जो फार्म डी फ्रेश ग्रेजुएट निकल कर मार्केट में आते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम है। जी हाँ, उन्हें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सिलेबस है इसमें कहीं भी सीवी बनाना नहीं सिखाया जाता, कहीं भी इंटरव्यू देना नहीं सिखाया जाता। इन दो प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे करना है कि आप जैसे चौथे या 5वें साल के अंदर होंगे आप सीवी के आपके ऑनलाइन जो वर्कशॉप्स हो रही हैं उनको अटेंड करें। जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट जो इंग्लिश के या दूसरे लिटरेचर रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं वो सेमिनार्स करवा रहे होते हैं, वर्कशॉप करवा रहे होते हैं, तो आप वहाँ जाएँ और सीवी के बारे में देखें कि सीवी को कैसे बनाना है। क्योंकि देखिए सब फार्मासिस्ट होंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे जॉब के लिए आप भी फार्मासिस्ट है, कोई और आ रहा है वो भी फार्मासिस्ट है, तो किस बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा वो आपकी सीवी बताएगी। और आपकी यानी
लेट्स सपोज आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपने सीवी का अंदर गोल्ड मेडलिस्ट लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे सिलेक्ट होंगे? आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो सीवी राइटिंग बहुत बड़ा एक जो है आप कह सकते हैं एक स्किल है। अगर आप ये सीख लेते हैं अपनी फार्म डी के अलावा के अंदर तो क्या होगा कि आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। आप जैसे ही फ्रेश ग्रेजुएट बाहर जाएंगे आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरा, इंटरव्यू के टैक्टिक्स क्या होते हैं, इसके हवाले से मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि इंटरव्यूज आपको कैसे देने हैं, गवर्नमेंट के इंटरव्यू कैसे देने हैं, प्राइवेट सेटअप जरा डिफरेंट होता है, उसमें इंटरव्यू आपने कैसे देने हैं। तो इंटरव्यू की भी आपको वर्कशॉप्स लेनी चाहिए। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, मॉक इंटरव्यूज अवेलेबल है, वो आप देखें। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ जो इस वक्त फ्रेश ग्रेजुएट फार्मासिस्ट मार्केट में आते हैं, उन्हें जो है 6 माह से 1 साल लग जाता है एक कोई भी जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में। तो अगर आप इस वक्त पढ़ रहे हैं या आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप तीसरे चौथे साल में जब आप पहुंचेंगे तो आपको सीवी राइटिंग आनी चाहिए, आपको इंटरव्यू के तमाम टैक्टिक आने चाहिए। तो लास्ट में आपको मैं फिर कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अगर आप फार्म डी की तरफ आ रहे हैं तो इस चैनल पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप फार्मास्यूटिक्स के हवाले से देखना चाहें, पैथोलॉजी के तमाम लेक्चर जो है वो अवेलेबल हैं, फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप फील्ड में आ रहे हैं तो आपके लिए हर चीज़ यहाँ पे इस चैनल पे अवेलेबल है। नंबर 2, अगर आप फार्म डी कर चुके हैं, आपको कैरियर के हवाले से जैसे इसी वीडियो में मैंने गाइड किया, तो तब भी आपको चाहिए, कोई इंटरव्यू आपने देना है तो उसके हवाले से भी मैं गाइड करूँगा। तो आप किसी भी स्टेज पे हैं, एफएससी लेवल पे है या फार्म डी के किसी भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां साल, किसी भी साल के स्टूडेंट हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो है वो न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। लेटेस्ट जो वीडियोस है वो लेक्चर्स के सूरत के हवाले से और मोटिवेशन के भी बड़ी जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये कैरियर काउंसलिंग की सीरीज़ जो है इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेज पे है, आपका कोई कज़न है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई छोटा ब्रदर है जो अभी आना चाह रहा है, तो इस जो क्या कहते हैं कि कैरियर काउंसलिंग की सीरीज़ है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब पे जो है जाके शेयर करें, व्हाट्सएप करें एक दूसरे को, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड हो। अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है तो आप उसको साथ से शेयर करें, अपनी पूरी क्लास मेट के साथ शेयर करें कि जी देखें ये जो है ना इस वीडियो के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बताई गई हैं, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा तो वो एक्चुअली हमारा ही फ़ायदा हो रहा होगा, फार्मासिस्ट कम्युनिटी का फ़ायदा हो रहा होगा, एक इंडिविजुअल फार्मासिस्ट का फ़ायदा हो रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।